और वेलकम इन यूनिक एग्जाम्स इसिता। थैंक यू सर। हाँ, तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं इसिता राठी, जो अभी काफ़ी चर्चित चेहरा बन चुकी हैं। आप जानते हैं कल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया फाइनल, और उसमें इसिता ने ना केवल रैंक सिक्योर की बल्कि 8th रैंक, मतलब सिंगल डिजिट में रैंक लाना हम लोगों का सपना रहता है। इवन आई एम ऑल्सो सिविल सर्वेंट, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इसिता को अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो आपको गाइड कर पाए, उनकी जर्नी आप लोग जानें, उनका स्ट्रगल समझें। तो इसिता, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन फ्रॉम यूनिक एग्जाम्स की तरफ से। और थैंक यू सर। तो इसिता, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारा जो ऑडियंस ग्रुप है, वो ग्रुप है जिसको वाकई नीड है इसकी अ, तैयारी की और गाइडेंस की। तो आप ये बताइए कि आपका मतलब किस तरह से इस ओर रिएक्शन रहा जब रिजल्ट आया। जैसे कि फीलिंग्स को ऑल्दो आप बता नहीं सकते आर्टिफिशियल लैंग्वेज में, बट कैसी फीलिंग थी जब आपका रिजल्ट आया और आप सेलेक्ट हुए? सर, जब लिस्ट में अपना नाम देखा तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही नाम है। तीन चार बार देखा, अपने भाई को बोला देखने के लिए, रोल नंबर क्रॉस चेक किया, और फिर धीरे धीरे वो फीलिंग सेटल होनी स्टार्ट हुई कि हाँ, सिलेक्शन हो गया है और रैंक भी अच्छी आई है। जी। सही बताऊं तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा लिस्ट में भी नाम होगा या नहीं होगा। वो भी डर लग रहा था, लेकिन इतनी अच्छी रैंक तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अच्छा, इसी तरह ये बताइए, जैसे मतलब क्या ये सबकी, मतलब जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस रहा कि जैसे कभी खराब आई रैंक या अच्छी आई, बट किसी को मोस्ट ऑफ टाइम पता नहीं होता। तो मतलब फिर भी जिस तरह से एंजाइटी होती है उसके पहले, जब आप को, तो किस तरह की एंजाइटी थी वो, कौन सी फीलिंग थी वो, मतलब अगर आप इसको कुछ शब्दों में बता पाए। सर, मेरे को लगता है जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू देते हैं वो जी सभी डिजर्विंग होते हैं। जी एंड बस थोड़ी बहुत कमी इधर उधर रह जाती है, कभी किस्मत साथ नहीं देती। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये सारे फैक्टर्स मेरे भी दिमाग में चल रहे थे कि पता नहीं इस बार होगा सिलेक्शन, नहीं होगा। ये भी याद नहीं था कि मेंस के पेपर कैसे गए थे। तो दिमाग में बहुत बहुत ज्यादा एंग्जाइटी चल रही थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था। 2 दिन से तो भूख लगनी भी बंद हो गई थी, नींद आनी बंद हो गई थी सर। लेकिन फाइनली जब लिस्ट में आप अपना नाम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सारी एंग्जाइटी, स्ट्रेस आप सब भूल जाते हैं जी जी लिस्ट में जी। अपना नाम देखते हैं। ओके ओके ओके, बेहतरीन बेहतरीन। तो इस तरह आगे मैं पूछने आपके बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा, कि जैसे आप किस बैकग्राउंड से रहे, क्योंकि बहुत से लोगों के परसेप्शंस अलग होते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि इंजीनियर से आईएएस बन सकते हैं। क्या आपका बैकग्राउंड क्या था, ह्यूमैनिटीज से थे या कैसे, मतलब किस तरह से थे आप? सर, मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से रही थी। मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। जी अम, मैंने अपनी ग्रेजुएशन लेडी श्री राम कॉलेज से करी थी और पोस्ट ग्रेजुएशन मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करी थी। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स था तो मैंने ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स ही लिया। हालांकि काफी लोगों ने कहा था कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स कम आते हैं। और ये टफ सब्जेक्ट है भी, इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत बड़ा सिलेबस रहता है अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करें जैसे एंथ्रोपोलॉजी। जी लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आप स्ट्रांग है, क्योंकि ऑप्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताने वाले हैं अपनी यूपीएससी जर्नी में। तो अगर आपको वही नहीं पसंद तो आपके लिए बहुत मुश्किल जर्नी बन जाती है। चाहे फिर कोई कुछ भी कहे कि मुश्किल है, ज्यादा है, तब आप नहीं सुनिए किसी की। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल वही ऑप्शन लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें साइंस वाले ही टॉप करते हैं या ह्यूमैनिटीज वाले ही। अ, इसमें अगर आप डिसिप्लिन हैं और अगर आपने अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अपना अटेम्प्ट दिया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में आएगा। जी जी। तो मतलब ऑप्शनल चूज करने का मतलब एक सबसे बड़ा पैरामीटर जो होना चाहिए, वो आपका इंटरेस्ट और आपका फील्ड, मतलब जिस फील्ड में भी आप इंटरेस्टेड हो वो बेटर होना चाहिए। क्यों इसदा? जी सर, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर हर दिन एक टास्क लगेगा। तो हालांकि यूपीएससी जर्नी है पूरी 1-2 साल की, 1 साल आप प्रिपेयर करते हैं, 1 साल आप एग्जाम देते हैं। जी तो जी जी। 2 साल आपका 60% ऑफ द टाइम आप ऑप्शनल को देंगे। तो अगर आप ऑप्शनल से ही प्यार नहीं करेंगे तो फिर ये जर्नी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, बहुत मुश्किल होगी, सच कह रहे हैं आप।
और वैसे भी अगर हम जनरल स्टडीज को लें तो जो 1000 मार्क्स में जो हमारे मार्क्स आते हैं और वो 500 मार्क्स के रेशियो में देखें तो ऑलवेज ऑप्शनल आगे रहता है, तो ये भी एक अच्छी यस बात है। सर। हाँ, तो इसका ये बताइए, जैसे आपने अटेम्प्ट दिए तो किस तरह से, मतलब शुरुआत से अभी जिस अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ तो ये कौन सा अटेम्प्ट था और किस तरह से आपने किया इसे? सर मेरा पहला अटेम्प्ट 2019 में था, जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हुई थी। जी जी। लेकिन उस टाइम शायद मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं थी, इसलिए मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ। जी उसके बाद मैंने 1 साल प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड पढ़ाई करी, और 2020 में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी। हालांकि इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और अब ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट। तीसरा अटेम्प्ट था। तो जैसे इस तरह, जैसे आपने 2 अटेम्प्ट जो दिए, जैसे मेरे साथ भी ये हुआ, जैसे जब शुरू के 2 अटेम्प्ट दिया, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो मेरे अंदर एक तरह की फीलिंग आती थी बहुत, मतलब कभी-कभी लो फील होता था। तो ऐसा और भी लोगों के साथ होता है। तो आपके साथ भी क्या ऐसा कुछ हुआ, या जो मतलब हुआ तो किस तरह से आपने ओवरकम करा इन सब चीज़ों से? सर मुझे हर चौथे पांचवें दिन लो फील होता था। ऐसा लगता था कि ये क्या है, ये कभी सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा। हर हर चौथे दिन लगता था कि अब छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है। और लेकिन उन सर्कमस्टेंसेस में मुझे लगता है कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आप उनसे बात कीजिए। उनके सामने रो लीजिए। मैं तो खूब रोती थी उनके सामने, लेकिन एक बार रो लिया, 15-20 मिनट खुल के आंसू पोंछिए और फिर दोबारा अपने काम पे लग जाइए, क्योंकि अब ठान लिया है तो करना ही है। करना ही है, मतलब ठान लिए तो करना है, सही बात करें कि अगर ठान लिए तो करना है, फिर उसमें क्या। तो मतलब ये चीज़ की लो फील करना कोई ख़राब बात नहीं है, मतलब जैसे आपने सीधा बताया, और कि आप 8वीं रैंक भी लाए तुरंत बाद उसके, पिछले साल ना होके फिर इस साल टॉप 10 में आना अपने आप में बड़ी बात है। तो मतलब मैं तो अपने दर्शकों से भी यही बोलूँगा, अपने अभ्यर्थियों से, कि आप अगर लो फील करते हैं तो ये आप देखिए, टॉपर्स भी ऐसा होता है, टॉपर्स के साथ भी। तो इसीलिए मैं इस हिसाब से जानना चाह रहा था कि कैसे होता है। आगे मैं इस हिसाब से ये जानना चाहूँगा कि जैसे स्ट्रेटजी के तौर पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में किस तरह से अप्रोच क्या रखनी चाहिए जो सुनिश्चित करे सफलता हमारी? सर जब पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले अपना मेंस का सिलेबस पूरा कवर कर लूंगी। जी मैंने पूरा जो टाइमलाइन है वो उसी अकॉर्डिंग सेट करी थी, ताकि मैं प्रीलिम्स के कम से कम 2 या 3 महीने पहले तक अपना मेंस का पूरा सिलेबस कवर कर लूँ। तो जी मैंने महीनों में स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर दिया था, फिर महीनों से फिर हफ्तों में, और हफ्तों से फिर डेली टारगेट्स में। इस तरीके से मैंने सोचा था कि जनवरी फरवरी तक मेरा पूरा सिलेबस मेंस का जो है खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि वो पूरा 100% तो नहीं अचीव हो पाता है, पर अगर आप 80% भी कर लेते हैं प्रीलिम्स से पहले अपना मेंस का, तो उससे क्या होता है, आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प होती है। क्योंकि अब इतना सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है कि आप खाली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका क्लियर हो जाए। तो अगर आप इंटीग्रेटेड मैनर में करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रीलिम्स में मैंने डेडिकेटेडली सर 2 महीने दिए थे, जिसमें 1 महीने में मैंने अपना स्टैटिक, करंट, ये सब रिवाइज करके, और फिर उसके अगले महीने में मैंने टेस्ट सीरीज करी थी, और जो भी पढ़ा है उसी को रिवाइज किया था। उसी को रिवाइज। सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे थे, मल्टीपल रिविजन्स करी थी। जी क्योंकि देखिए, आप लिमिटेड नॉलेज बेस लेकर जाइए। अ, ये अ, ये आप इस बात पे कॉन्फिडेंट रहिए कि जितना आपको आता है उतना ही बाकी लोगों को भी उतना ही आता है, जी क्योंकि सब वही सोर्सेज रेफर करते हैं। ज्यादा सोर्सेज के पीछे भागेंगे तो टाइम भी वेस्ट होता है, कुछ याद भी नहीं रख पाते। हम्म, मेरा एक ही मंत्रा था कि अगर मैं जो मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैं उसे रिवाइज नहीं कर सकती दोबारा, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही है। 4-5 दिन आप वो भूल जाएंगे। तो उसी हिसाब से प्रिपेयर कीजिए कि आपको इसे कम से कम 4 से 5 बार तो रिवाइज करना ही है। करना ही है। और सही सर, है। इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं होती। उसमें अपनी पर्सनालिटी को खुद को समझना होता है, अपने डैप पे वर्क करना होता है, हम्म, करंट अफेयर्स पे वर्क करना होता है, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे थोड़ा वर्क करना होता है, कॉन्फिडेंस लाना होता है। तो उसमें तो आपको सिर्फ अपनी ट्रू पर्सनालिटी जो आपने कल्टीवेट करी है बचपन से लेके आज तक, जी वो बोर्ड के सामने जाके ऑनेस्टली दिखानी है। वो दिखती है, सही कह रहे हैं। मतलब और ये है कि मतलब हमें प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव नहीं करना, फुल थिंग इंक्लूसिव ही करना है। मतलब मेंस की भी पहले करिए, देन प्रीलिम्स, और इंटरव्यू के लिए आपका पूरा ऑल ओवर जैसा आप सोच रखते हैं, जैसा आपकी थिंकिंग है, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है।
हाँ, सही कहा इशिता, इस पे तो मैं भी आपसे सहमत हूँ इस पूरी तरह से कि ये इंटीग्रेटेड ही पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा, इससे ये बताइए, जैसे जब हम लोग पेपर करते हैं, मैं कई बार खुद को भी पाता हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते वक़्त, जैसे अभी 5 दिन बाद पेपर है हम लोगों का सिविल सर्विसेज़ का फिर से, तो एग्ज़ाम हॉल में पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे पास भी आते हैं कि होता क्या है कि वो सब कुछ पढ़ते हैं और आता भी सब है, बट ऐसे ब्लंडर्स कर देते हैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते वक़्त कि वो उनके लिए हानिकारक हो जाता है। तो आप ये बताइए कि आपको क्या उनको सलाह देना चाहेंगे आप? सर, जो आपने ब्लंडर्स की बात करी, मैं मानती हूँ कि मेरे पहले अटेम्प्ट में मैंने भी कुछ ऐसे ही ब्लंडर्स किए थे। जी। इसलिए मैंने सोचा था कि स्ट्रैटेजी मैं अपनी खुद की प्रिपेयर करके जाऊंगी कि मुझे कैसे जो है फिल्म्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। जी। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं 3 राउंड में पेपर करती थी। पहले राउंड में मैं पूरा पेपर गो थ्रू कर लेती थी। जो जी। पक्का पक्का आते हैं, जिसके बारे में मैं श्योर हूँ कि डबल थिंकिंग करनी ही नहीं, उसको मार्क करके उस पे डबल टिक वहीं पे लगा देती थी। जिसमें ऐसा लगता था कि शायद थोड़ा और दिमाग लगाकर इस पे आंसर पे पहुंचा जा सकता है, उस जी। पे मैं आर लिख देती थी कि मुझे ये रिव्यू करने हैं। और जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते थे, कुछ एंशियंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ करंट क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनकी आपको हवा भी नहीं होती, उस पे मैं सीधा क्रॉस लगा देती थी। पहले राउंड में मैं ये कोशिश करती थी कि हर एक क्वेश्चन पढ़ा होना चाहिए, उस पर मार्किंग होनी चाहिए, ताकि जब मैं अपना सेकेंड राउंड करूँ तो मुझे वो क्लैरिटी हो कि जी। मुझे कौन से क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करना है और कौन से क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड नहीं करना। नहीं करना है। दूसरे राउंड में सर, मैं जिस पे आर लिखा होता था, रिव्यू के लिए रखे होते थे, उन पर वही डिसीजन लेती थी, वही मैं बबल भर देती थी सेकेंड राउंड में। और थर्ड राउंड लास्ट के 15 मिनट का मैं रखती थी कि अगर बाई चांस बहुत कम अटेम्प्ट रहे हैं, कि 70 ही क्वेश्चन करे हैं, तो फिर मैं थोड़ा और रिस्क लेती थी और उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी जिसमें मैंने क्रॉस लगाया। मतलब इसी तरह से, जैसे अगर इसको मैं ऐसे कहूँ कि आप अपना जो आइडेंटिफाई करें क्वेश्चंस, उनको डिफरेंट कलर के पेन से कर दें। मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने जो छोड़े हैं उनको रेड से कर दिए, दूसरे टाइम पे जो आपने छोड़े हैं ग्रीन से कर दिए। मतलब 3 राउंड स्ट्रेटेजी काफ़ी यूजफुल होती है इस पे कि यस सर। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सीता, और ये चीज़ तो करनी भी चाहिए सबको। तो अब ये बताइए कि मतलब जो एस्पिरेंट जा रहे हैं हमारे सिविल सर्विसेज में, एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए? मतलब जैसे बहुत बार क्या होता है, एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम भी मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स में, तो उसको कैसे करेक्ट करें? मतलब कि आप सिलेक्ट हुई, आप 8th रैंक लाई, लेकिन आपकी बात करने का तरीका, ये सब चीज़ें जिस तरह से हैं, तो कैसे आदमी अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से ग्रूम करे, जो आप लोगों ने जैसे किया है? उसको कुछ मतलब बता पाएँगे आप? यस सर। सर, सबसे पहली बात तो जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं वो सिर्फ पन्नों पे ही नहीं लिखना चाहिए, जो भी हम लिखते हैं उस पे अमल भी होना चाहिए। एथिक्स सिर्फ जीएस पेपर 4 तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी पूरी सर्विसेज में जी, आपको काम आएगा। जी, जी, कुछ जी। वैल्यूज होती हैं एक सिविल सर्वेंट की, जैसे कि ऑनेस्टी, जैसे कि कंपैशन, एम्पैथी। आप जितने भी लोग हैं उन सबको एक तरीके से ट्रीट कीजिए, उनको उनकी तरफ कंपैशन शो कीजिए, और बहुत ही पेशेंस रखिए। मेरे हिसाब से तो यही सर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आप एक पब्लिक सर्विस में जाते हैं, जी, जब आप जी। पब्लिक से डील करते हैं, जी, क्योंकि जी। आपको उनको विश्वास दिलाना होता है कि सरकार उनके साथ। तो जब तक आप उनका दुख दर्द समझेंगे नहीं और उनको attention उतनी नहीं देंगे, हुँ, हुँ। अ, रहेगा सामने। सही कहते हैं सीधा सीधा, जैसे 3-4 साल का जो मेरा अनुभव है पब्लिक सर्विस का, उसपे हम लोगों ने भी यही पाया कि ऑफ़िसेज़ में भी, इवन मिनिस्टेरियल सर्विसेज़ में भी, जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ भी आपका जो ये वाला बात बताई आपने कि कंपैशनेट रहिए, हम्बल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, तो ये चीज़ वाक़ई आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है और आप पे विश्वास करना शुरू करते हैं लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं सीता। थैंक यू सीता, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हम लोगों के लिए टाइम निकाला, और हम चाहेंगे कि कभी आप जब समय हो तो आप हमारे बच्चों को भी थोड़ा फिजिकली भी आके यहाँ पे हमारे सेंटर पे गाइड करें सीता। जी, थैंक थैंक यू यू। सीता, थैंक यू सो मच, थैंक यू सीता।